हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और हमने देखा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक हम मीन और हमने उसके बाद वेटेड एवरेज मीन को देखा है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन हम नॉर्मली वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर क्वांटिटीज़ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पर रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, मिसाल के तौर पर स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि ये चेंज हो रही होती हैं, इसलिए फिर इसके अंदर अरिथमेटिक मीन को डायरेक्टली इस्तेमाल करना, ऐड करके डिवाइड करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। रादर देन इसके अंदर हम फिर ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि अरिथमेटिक मीन में तो हम सारी फिगर्स को ऐड करके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। इसके अंदर हम उन सारी फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका nth रूट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो हम 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका फिर 3rd क्यूब रूट ले लेंगे। इसी तरीके से अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो उनका 10th रूट ले लेंगे। अब आपको इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी फौरी तौर पर कि कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स बाज़ औक़ात ज्योमेट्रिक मीन के होते हैं या निकल आते हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा वो ये आएगा कि चूँकि आप सारी प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर एक भी x की वैल्यू 0 होगी तो तमाम फिगर 0 हो जाएगी और आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम नहीं कर पाएंगे। दूसरा मसला, अगर कोई एक वैल्यू भी माइनस में आ गई तो चूँकि प्रोडक्ट माइनस में शिफ्ट हो जाएगा और फिर माइनस फिगर का रूट निकलना, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या बाकी रूट निकलने पॉसिबल नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर में जो इशू है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए उस सूरत हाल में भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ वाई ज्योमेट्रिक मीन हम नॉर्मली सिर्फ उन्हीं केसेस में निकालते हैं जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस या इस किस्म की चीज़ों को हम डील कर रहे होते हैं। स्टॉक प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस या इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम इसको फिर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल केस में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं इसको दोबारा लेकर चलूँ आपको अनग्रुप डाटे के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि मिसाल के तौर पर ग्रोथ इन बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसे जो कंपनी ने अपने कस्टमर से वसूल करने थे और वो वसूल नहीं हुए, चाहे कस्टमर की डेथ हो गई, चाहे कस्टमर भाग गया, चाहे कस्टमर ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गया और अब उससे पैसे निकलवाना पॉसिबल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट। अब वो कहता है कि बैड डेट एक्सपेंस की में जो ग्रोथ हुई है पिछले 10-12 सालों में वो इस तरीके से डिफाइन है कि 1989 में 11% ग्रोथ थी, 1990 में 9% ग्रोथ थी, देन 7.5%, देन 8%, देन 9.5%, देन 10.8% एंड देन 12%। वी हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स। एक तो हमें ये मालूम करना है कि अगर ये पैटर्न कंसिस्ट करता है, पहले तो आप इसका कंसिस्टेंट पैटर्न निकालें कि इसकी एवरेज परसेंटेज इंक्रीज क्या है बैड डेट की। उसके बाद वो कहता है अगर ये पैटर्न कंसिस्ट करता है तो फिर 1995 तक की तो फिगर दी हुई है, तो 1997 में एवरेज परसेंटेज इंक्रीज बैड डेट एक्सपेंस में क्या होगा, बैड डेट ग्रोथ में क्या होगा। तो सबसे पहले चूँकि परसेंटेज इंक्रीज की बात चल रही है जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, अब सबसे पहले हम इसके अंदर निकाल लेंगे ज्योमेट्रिक मीन। वो ज़ाहिर है कैसे निकलना है, वो सारों को मल्टीप्लाई किया। हाउ मेनी फिगर्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 फिगर्स। हमने इन 7 फिगर्स को मल्टीप्लाई किया एंड उसका 7th रूट ले लिया। जब हमने इसका 7th रूट लिया तो हमारे पास 1.096 की फिगर आ गई। ठीक है, 1.096 की फिगर क्या शो कर रही है? ये बेसिकली शो कर रही है कि 1 पॉइंट जो है ये शो कर रहा है एक्चुअल फिगर को, जो एक्चुअल फिगर थी आपकी। क्योंकि देखें ये जो फिगर दी हुई है ये ग्रोथ में दी हुई है 0.11। ठीक है, 0.11 का मतलब बेसिकली क्या है? 0.11 का मतलब है कि अगर पहले कोई चीज़ 100 रुपये थी तो अब वो 11% बढ़कर 111 हो गई है। ठीक है, ये जो कि ग्रोथ की बात हो रही है, तो असल फिगर 1 से लेकर 1.11 हो गई है। तो आप देखेंगे हमने जिसको मल्टीप्लाई किया है वो असल में 1.11 है। ये इसके अंदर जो ग्रोथ के बाद का इम्पैक्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन आई है वो आई है 1.096। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 1 की फिगर को छोड़ के 9.675% है। ठीक है,
ये आपका हर साल की ग्रोथ है। अब अगर 1995 तक ये ग्रोथ थी तो 1997 तक ग्रोथ कितनी होगी? ज़ाहिर 9.675% हर साल बढ़ रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फिगर जो है ये हर साल बढ़ रही है इतने %। तो ये अगर ये हर साल इतने % बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फिगर है ये 2 सालों में इतनी बढ़ेगी, उसके बाद जितनी बढ़ेगी उसमें से 1 का इम्पैक्ट, ये वाला जो 1 है इसको हम दोबारा माइनस कर लेंगे। जब मैंने इसको माइनस किया तो अगली फिगर आ गई 2 साल के बाद की 20.29%। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि 1995 के मुकाबले में 1997 तक जो बैड डेट है वो 20.29% मज़ीद बढ़ चुका होगा। ठीक है, मज़ीद बढ़ चुका होगा। ये हम उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली यूज ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अब आपकी बुक में नॉर्मली ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें कि आपके पास ग्रुप डाटा मौजूद है, उसके अंदर फिर हम किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल केसेस में बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार होता है कि जब भी कोई वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियल में दी हो तो फिर हम उसका नॉर्मली लॉग ले लिया करते हैं। तो जिस तरीके से आपके पास मीन के केस में नॉर्मल मौजूद होता है कि हम कहते हैं कि मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना होगा ऐसी ही किसी ग्रुप डाटे का, तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर हमारे पास ये होगा कि हम कहेंगे समीशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स। हम इसका लॉग ले लेंगे, जितनी x की वैल्यूज होंगी मिड पॉइंट उनका लॉग ले लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे। अब आपको क्लियर है कि एवरी टर्म हैज़ बीन शिफ्टेड इनटू लॉग। तो ज़ाहिर है जब आपने उसको नॉर्मल शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे फिर उसका एंटी लॉग की फिगर भी ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि ज्योमेट्रिक मीन मैंने ग्रुप डाटे में कैसे निकालना है, तो उसका सिंपल सा तरीक़ाकार होगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग summation f log of x divided by n or summation f. This is how we can find out geometric mean while handling measures of central tendency. Thank you.